तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर की। क्वांटम नंबर होता क्या है? सेट ऑफ फोर नंबर्स विच इज़ यूज्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एनर्जी हमें उसका कुछ कुछ आइडिया दे देगा। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर किया गया है, ये बोहर के अकॉर्डिंग होता। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ही सॉल्यूशन से हमें क्वांटम नंबर जो मिलता है, यानी कि हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है ये हमें। क्वांटम नंबर्स जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता, वो हमें बताता है कि हाँ इस रीजन में इधर 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 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, ना कि मिले ही का। क्वांटम नंबर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है। बात ये नहीं करनी कि लग क्वांटम नंबर हमें देता है ऐसे क्या है वो क्या है, बस हमें क्वांटम नंबर्स जो है अच्छे से रीड करने हैं कि क्वांटम नंबर्स होते किन किन टाइप के हैं। ठीक है, इसके थोड़े बहुत लो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है, सॉरी प्रिंसिपल, लो नहीं प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, वो हमें कैसे कैसे डिफाइन करने में हेल्प करता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस शेल में है, शेल के अंदर किस सब शेल में है, सब शेल के अंदर किस ऑर्बिटल में है। ठीक है, उसके अंदर उसका स्पिन कैसा है। ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन किस एक्सिस के अलोंग है। तो क्वांटम नंबर हमें देखो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पहला क्वांटम नंबर बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें देता है शेल ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, और एनर्जी ऑफ, ये हमें दो चीज़ देता है। एक देता है साइज ऑफ, एक देता है साइज ऑफ ऑर्बिट, और एक हमें देता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। अब देखो, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, और एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4 के ऊपर के एल एम एन ये शेल के नेम दिए गए हैं बस। अब देखो कोई भी, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल शेल है। अगर हमें यूं पता लगे कि जो एन की वैल्यू 2 है, तो बताओ, और एन की वैल्यू 1 है, तो बताओ कौन सा जो है ज़्यादा साइज किस ऑर्बिट का बड़ा होगा? ऑब्वियस सी बात है एल का बड़ा होगा, क्योंकि ये इससे दूर है। ठीक है, ये इससे दूर है और ये इसके पास है, तो साइज किसका बड़ा होगा? जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी साइज इंक्रीज करेगा। और अब एनर्जी इंक्रीज कैसे करेगी? क्योंकि हमको पता है बोर्स के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला मिला था, ई एन एच इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आता है ये। ठीक है, तो बस ये हमें बता दिया। ठीक है, इस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हो तो देखते हैं कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर से दूर जाते रहते हैं, यानी कि के एल एम आगे चलते जाते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती रहती है। -13.6 फिर आती है, ऐसे ऐसे मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में। तो वो देखो माइनस में होता है, तो वो मतलब कि वैल्यूज़ की बढ़ती रहती है। ठीक है, तो एनर्जी भी इंक्रीज करते हैं। बस मेन पॉइंट क्या याद रखो, एन बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, साइज बढ़ते बढ़ते फिर एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हमें क्या बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिट के बारे में बताता है और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, और साइज के बारे में बताएगा तो हमें क्या बता रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप ये दो तीन पॉइंट ऐसे करके लिख सकते हो। एक तो डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस मीन साइज ऑफ ऑर्बिट, और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट ऑर्बिटल ऑर्बिट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि है तो उसी के अंदर, उस रीजन के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्बिट ही लिख देना, ऑर्बिट ही लिख देते हैं। अब ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब इसके साथ साथ कैसे वेरी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कैसे जो है एनर्जी कैसे। देखो जैसे पहले के उस के अंदर होती है -13.6, फिर हो जाता 3.29 समथिंग, फिर 1.47 माइनस के अंदर चलता जाता है ये। तो ऐसे ऐसे एनर्जी बढ़ ही रही है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो कि है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर भी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी। अब ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब शेल्स के बारे में, और देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। पहला ये देता है सब शेल्स, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो हमें शेल ऑर्बिट के बारे में देता है, ये सब ऑर्बिट या सब शेल के बारे में देता है। और सेकंड देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे, जैसे एस स्फेरिकल है। ठीक है, पी डम्बल शेप, डी डबल डम्बल, और एफ जो होता है उसकी कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, तो
जो ये इसको हम एल से डिनोट करते हैं। एल को बोलते क्या क्या, अजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब एन के साथ साथ एल की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है एन के ऊपर, तो इस तरह से करती है कि एल जो है 0 से n-1 लाएगा। सपोज एन की वैल्यू 1 है, देखो 0 से 1-1 यानी 0, 0 से 0 तो एल की वैल्यू 0, 2 है तो 2 से एल यहाँ 0 आएगा और एल n-1 क्या 1 हो गया। ठीक है, तो ये 0 और 1 हो गया सॉरी। तो ऐसे ही इसके ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, अब एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, पी के लिए 1 होती है एल की वैल्यू, डी के लिए 2 होती है, एफ के लिए 3 होती है। ठीक है, ये सब था। ठीक है, क्योंकि मान लो ये इस शेल्स के बारे में कि एस पी डी एफ सब शेल्स है। ठीक है, के एल एम एन एल तो ऑर्बिट थी या शेल्स थी, ये तो बस नाम था, लेकिन एस पी डी एफ क्या, सब शेल्स। ठीक है, जो कि शेल के अंदर होती है। ये होती है स्फेरिकल, ये होते हैं डम्बल, ये डबल डम्बल, और इसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है, ये हमने देखनी भी नहीं है। तो एस के लिए 0, एल की वैल्यू, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 बस। और एन की वैल्यू पे कैसे डिपेंड करती है, 0 से n-1। और इसके कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, जैसे अगर आ जाए तो न्यूमेरिकल्स के अंदर कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं किसी भी वैल्यू के लिए, सपोज ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ जो कि हमें सब शेल्स के भी अंदर होते हैं। ठीक है, जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं वो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल वो होगा 2l+1। अच्छा एक बात बताओ, एक ऑर्बिटल यानी ऐसे ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। इसके अंदर मैक्सिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और हमें ये कैसे पता लगा कि भाई पहले कोई फिक्स तो नहीं था ना कि हम कितने इलेक्ट्रॉन भरें। ठीक है, 10 भी भर सकते हैं, 8 भी, 9 भी। लेकिन जब इसके बाद जो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आया, उससे ये मतलब कंक्लूजन है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका नेक्स्ट ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए सिर्फ इस एक ऑर्बिटल को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो 2 × 2l+1। और अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर लें तो √L × l+1 h/2π, h यहाँ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जो कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है, इसको एम से या एम एल से जो है हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें सिर्फ ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल कैसे किस मतलब उसके अंदर ओरिएंटेट है। ठीक है, किस मतलब कि एक्सिस के थ्रू ओरिएंटेट है, एक्स एक्सिस में ओरिएंटेट है, वाई में है या जेड में है। इसकी वैल्यू कैसे लाई करती है, -L to +L। एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1 तो यहाँ देखो 3 वैल्यू आ गई। अब देखो एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस के लिए, एल की वैल्यू 1 पी के लिए, ये डी के लिए। तो देखो एस के लिए एम की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसलिए एस के लिए हम एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं। एल = 1 पी के लिए 3 एम की वैल्यू आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम 3 बनाते हैं। क्योंकि ये कह रहा है कि जो ये ऑर्बिटल्स है ना, वो इसकी कितनी -1 भी, 0 भी, 1 भी, ये 3 डायरेक्शन, ये 3 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेट है, PX PY PZ। वैसे एल की वैल्यू 2 के लिए, डी के लिए इसकी वैल्यू 5 है, dx² - y² dxz dyz जो भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में देखेंगे वो। ठीक है, इसीलिए तो ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट, पहले तो शुरू में तो 3 ही क्वांटम नंबर जो है हमें मिले थे, बाद में स्पिन क्वांटम नंबर आया था। बाद में जब स्टडीज हुई तब स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक स्पिन, ये दोनों वैसे तो अलग नहीं है, ये दोनों है तो सेम ही। लेकिन स्पिन में सपोज हमने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं देखा, हमने सिर्फ देख लिया कि बस स्पिन करता है। लेकिन मैग्नेटिक से हमें ये पता लग गया कि 2 डायरेक्ट पॉसिबल है, एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है तो स्पिन क्वांटम नंबर ही। लेकिन जब वही बात है, इलेक्ट्रॉन को जो है मैग्नेटिक फील्ड से पास किया गया, तब देखे उसके स्पिन्स। ठीक है, तब ये नाम पड़ा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसको एस से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस से, एम और उसके पैरों में एस। ये डिस्क्राइब क्या करता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर देखो, हम जब भी इलेक्ट्रॉन भरते पहले तो एक इस स्पिन के साथ भरते हैं, जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना होता है तो ऐसे नहीं फिल करते, ये तो रॉन्ग हो गया। हम हमेशा फिल ऐसे करते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ। तो ये वाला राइट मेथड है। तो हमें स्पिन
डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन बोर्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करता ही करता है, ठीक है, लेकिन वो अपने ही, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर जो है रोटेट करते, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर भी ऐसे रोटेट करता रहता है, ठीक है, अपनी एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। वो हमें कैसे पता लगा? मैग्नेट से जब हमने पास किया, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जब मैग्नेटिक फील्ड से पास किया तो हमें पता लगा कि या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, बस यही। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो +1/2, मान लो +1/2 ले लिया तो क्लॉकवाइज -1/2, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि इसको +1/2, अब चाहे इसको ले लो +1/2, इसको -1/2 ले लेना, बस ये तो अपोजिट साइंस देखने हैं अपने को, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं, ये जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज के लिए +1/2 ही लेना है, क्लॉकवाइज के लिए -1/2 ही लेना है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर का फॉर्मूला हो गया S × S+1 h/2π, ठीक है, बस ये फॉर्मूला होगा। अब इसके साथ साथ लो आता है एक पोलियस, ये क्वांटम नंबर के अंदर ये सारे जो क्वांटम नंबर टॉपिक है उसके अंदर ये सब चीज़ें, 5-6 चीज़ें हैं, 4 क्वांटम नंबर, एक पोलियस एक्सक्लूसिव लो प्रिंसिपल, ये सब कवर है, ठीक है। तो पोलियस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट दैट नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स इन द सेम एटम, ठीक है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम। जैसे मान लो कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिए एक एटम के ही, तो उसके 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर कोई ना कोई, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, मतलब, ठीक है, कि वैल्यू सेम नहीं होगी। अब एक बात समझ लो, मान लो N, L, M, S है अपने पास 4 क्वांटम नंबर, ये वैल्यू सेम आ गई, ये आ गई, ये आ गई, लेकिन ये तो हमेशा अलग आएगी। जैसे मान लो एक एक हमने ऑर्बिट लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और उसकी एन की वैल्यू सेम एटम के, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, जो इसकी वैल्यू है वो इसकी आ गई, जो एल की इसकी वैल्यू वो इसकी वैल्यू, जो एम की इसकी, लेकिन एस की तो 2 ही वैल्यू है, ठीक है, एस की 2 वैल्यू क्या है? एक तो +1/2, एक -1/2। सपोज इसकी +1/2 आ गई तो ऑब्वियसली बिना कोई रीज़न के या बिना कोई सोचे समझे हम इसकी वैल्यू -1/2 लिखेंगे, तो वो तो अलग ही गई, ठीक है, अलग हो ही गई। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो पोलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल को। अब देखो इसके हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यू है, 3 तो है नहीं, कि हम अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन और आ जाए, ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ले ले, जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक ही सेम एटम के अंदर है, एन की वैल्यू इसके लिए जो आई इसके लिए भी आ गई, इसके लिए भी एल, एम, एम, ठीक है, ये तीनों वैल्यू सेम है इन तीनों के लिए। इसकी +1/2 ले ली, इसकी -1/2 ले ली, लेकिन इसके लिए तो कोई वैल्यू बची नहीं, क्योंकि एस की तो और वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इसी वजह से जो एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसी रीज़न की वजह से कि हमारे पास इसकी 2 ही वैल्यू होती है, या तो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, 2 ही तरीके से स्पिन कर सकता है, इसलिए एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, मीन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल, ठीक है, मीन्स एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, डी के अंदर वैसे 10 कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, तो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 आएगा, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 × 2 10, तो यहाँ पे ये सब ये ख़त्म हुआ। तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो देखना है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर, ठीक है, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स यानी कि जो ऑर्बिटल की शेप होगी, ऑर्बिटल्स होते क्या है? रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जो ये एक कोई ऑर्बिटल मैंने आपको बता ही दिया था कि कोई 3D स्पेस है, ना 2D है ना कुछ, बस यूँ समझ लो जहाँ जहाँ हमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी चलेगी वहाँ डॉट 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 करते गए, एक रीजन मिल गया उसी को शेप बना दिया, ठीक है, एक रीजन मिल गया उसी को शेप बना दिया। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल ऐसे टाइप के होते हैं, SPDF ऑर्बिटल्स होते हैं। सॉरी मैंने अभी क्वांटम नंबर में कह दिया था कि SPDF जो है शब शेल्स है, लेकिन शब शेल्स के अंदर ही ऑर्बिटल है, ठीक है, शब शेल्स के अंदर ही ऑर्बिटल है, ये बस एक जो SPDF है ना वो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, SPDF सब शेल्स नहीं है, SPDF ऑर्बिटल्स है, और ऑर्बिटल्स की शेप देता है ना L, तो वो SPDF की देता है, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कौन कौन से? SPDF। तो दी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, फर्स्ट पॉइंट क्या है? दी शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, दैट इज it depends on theta and psi, not on radial part, that is on psi r।
अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमें मिलती है साई स्क्वायर से, ठीक है। साई स्क्वायर हमने देखा था इसके, यानी दो होते हैं, एक होता है इसका एंगुलर पार्ट, एक होता है रेडियल पार्ट। तो जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है ना, एंगुलर पार्ट से आई है, थीटा और साई से आई है, ठीक है, रेडियल पार्ट से नहीं, क्योंकि रेडियल पार्ट है वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि इसी डिस्टेंस पे मिलेगा हमें। तो थीटा तो और साई तो हमें क्या कहते हैं कि इस डायरेक्शन के अंदर हमें ऐसे, क्योंकि 3D रीजन है ना, ये कोई 2D रीजन नहीं है, आप कह सकते हो कि ये कोई प्लेन रीजन नहीं है, ये तो 3D है, ये तो 3D है, इसीलिए जो है ये हमारे एंगुलर पार्ट पे डिपेंड करता है, वेव फंक्शन या एंगुलर पार्ट पे। आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है डिटरमाइन की जाती है एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, ये देखना है, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एस के लिए है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस जो होती है वो मैक्सिमम होती है। पी के लिए ऐसा नहीं है, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, वो जैसे मान लो ये है, तो इधर कम होती है, इधर ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे सभी थोड़ी ब्लॉकेज ऐसे बनाई हुई है, तो ये एस के लिए है कि एस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा होती है, और न्यूक्लियस से दूर जाते जाते थोड़ी कम हो जाती है। तो एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, ये स्फेरिकल इन साइज होता है और सिमेट्रिकल होता है, और इट इज़ नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि देखो ये स्फेरिकल है और सिमेट्रिकल है। नॉन डायरेक्शनल कैसे, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इधर चले जाओ या इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, सब जगह सेम होगी, सब जगह जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने को सेम मिलेगा, एकदम सेम मिलेगा, ठीक है, इसीलिए ये नॉन डायरेक्शनल है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या, इक्वल है इन ऑल डायरेक्शन के अंदर, इक्वल है इन ऑल डायरेक्शन के अंदर। इसके अंदर जो नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ या फिर नोडल सरफेस, या नोडल सरफेस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि सिमेट्रिकल है, ठीक है, वो जीरो होते हैं। और नोड्स किसे कहते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली जीरो हो, एग्जैक्टली, ठीक है। अब जैसे ये तो 1s की बात होगी, 2s के अंदर तो नोड्स हो गए, क्योंकि नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन, ठीक है, n माइनस एल माइनस वन। तो देखो ये तो है एक एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स तो इसके अंदर होंगे नहीं, क्योंकि ये तो एंगल पे डिपेंड ही नहीं। देखो एस ऑर्बिटल जो है ना, मैं बताता हूँ, एस ऑर्बिटल एंगुलर पार्ट पे, ये तो एंगुलर पार्ट पे डिपेंड नहीं करता, एस ऑर्बिटल स्पेशल, ये थोड़ा अलग ही है, ये सिर्फ रेडियल पार्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में देख लो, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह सकते हो एक साई जो है, यानी कि जो हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इन्फॉर्मेशन देता है, वो हर डायरेक्शन में सेम है, हर डायरेक्शन में सेम है, कोई एंगल का चक्कर नहीं है, एक्स वाई जेड का कोई इसमें वो नहीं है, बस एक 3D स्पेस है, किसी में भी देख लो एकदम सर्कुलर बॉल की तरह चारों तरफ से सिमेट्रिकल है। इसीलिए जो है यहाँ पे हम नोडल सरफेस की बात करते हैं, ठीक है, एंगुलर सरफेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एंगल्स की कोई बात ही नहीं है, तो एंगुलर नोड्स कहाँ से आएंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर सिर्फ नोडल नोड्स होते हैं, और नोडल सरफेस यानी कि जो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, तो वन के लिए 1s के लिए देख लो, यहाँ 1 हो गया, एल तो जीरो होता है इसके लिए, और माइनस वन जीरो, तो 1s में कोई नोड्स नहीं होता। बात करें 2s की, तो 2s में नोड होता है एक, नंबर ऑफ नोड होता है एक। तो देखो एल माइनस वन ले लो, इसके नोट्स को ले एन माइनस वन ले लो, क्योंकि यहाँ पे जो है एल की वैल्यू क्या है अपने पास, एल की वैल्यू तो जीरो है, इसलिए ये फॉर्मूला लेके चलो एस के लिए, बिकॉज ऑफ एस एल इज इक्वल टू जीरो, इसलिए ये फॉर्मूला होगा नोट्स का एन माइनस वन, ठीक है। और अब बात ही देख लो, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एंगुलर नोट्स कितने होते हैं, एंगुलर नोट्स होते हैं क्या है, एल के इक्वल होते हैं, एल तो जीरो होता है एंगुलर से, ऑब्वियसली जीरो होगी इसके अंदर, तो इसके अंदर नोट्स है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इसकी शेप कैसी हो, ऐसी, नियर द न्यूक्लियस क्या हो गया मैक्सिमम, फिर न्यूक्लियस से एक बार नोड है, फिर दूसरा एक स्फेयर स्टार्ट हो गया। ये 3D के अंदर है, पहले एक ऐसे बॉक्स, एक ऐसे सर्कल्स है, ठीक है, उस सर्कल के चारों तरफ क्या है, खाली स्पेस है, फिर एक और बड़ा सर्कल है जो इसी के अंदर है। ऐसे ही इसको इमेजिन करो। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, एल इज इक्वल टू 1 होता है और एम की वैल्यू ये होगी, यानी कि देयर आर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन, ठीक है, मीन्स रीजन ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इन 3 रीजन्स। अगर ओरिएंटेशन एक्स डायरेक्शन में है तो उसको पी एक्स बोलेंगे, वाई में तो पी वाई बोलेंगे, जेड में तो पी जेड बोलेंगे। ये मैंने 2p का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 2px 2py 2pz,
ठीक है, क्योंकि हम ये पी एक्स पी वाई पी तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए एल की वैल्यू तो 0 होती है ना, तो एन इज इक्वल्स टू 2 के लिए स्टार्ट होती है एल की वैल्यू 1, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब देख लेते हैं कि जैसे ये 2px 2py 2pz कैसे होते हैं एक्स में, तो ये देखो ऐसे इसको यूं बनाते हैं और इसको यूं बनाते हैं। अब इनके ना सबके नोडल्स प्लेन होते हैं। क्या होते हैं इनके सबके नोडल प्लेन। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए, ये देखो। अब एक है ना 3p का एग्जांपल लेते हैं। अब इसके अंदर है ना, देखो इसके अंदर नोडल सरफेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो n की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू एल की वैल्यू 1 होगी और यहाँ भी 1 आ गया, n माइनस एल माइनस 1 के अकॉर्डिंग ये तो 0 आ गया, यानी नोडल सरफेस तो होंगे नहीं, सिर्फ नोडल प्लेन होंगे, क्योंकि एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, यानी एक नोडल प्लेन ही होगा। कितने नोडल प्लेन होंगे, एक नोडल प्लेन, यानी एंगुलर नोड्स को एक तरह से नोडल प्लेन नाम दे दिया, क्योंकि जो यहाँ पे नोड्स हो वो प्लेन की फॉर्म के अंदर है। जैसे एक्स में ओरिएंटेट है तो या तो वाई के अंदर होगा, ठीक है, वाई के अंदर ही होगा, इसकी एक्सिस से पास करते हुए वाई के अंदर प्लेन होगा, जेड के अंदर है तो एक्स के अंदर, या किसी दोनों में से एक के अंदर होगा, ठीक है, प्लेन, यानी वहाँ रीजन जो है 0 है इलेक्ट्रॉन मिलने का। ये वाला रीजन देखो ये 0 है, ये जो लाइन जा रही है ये जो प्लेन जा रहा है। जैसे एक्स में ओरिएंटेट है तो प्लेन यहाँ क्या होगा, वाई जेड, वाई में ओरिएंटेट है तो एक्स जेड प्लेन हो गया, बस ऐसे हो गया यहाँ। तो यहाँ पे अंदर अब 3p की बात करते हैं। देखो 3p में ऐसा नहीं है, 3p के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, एक तो n माइनस 1, सॉरी यहाँ n माइनस एल माइनस 1 लिखो, n माइनस एल माइनस 1। हाँ देखो 3p के अंदर मैं बताता हूँ। अब टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला देखो, वो होंगे हमारे पास एंगुलर प्लस रेडियल, रेडियल लगा लिया ये और प्लस एंगुलर, तो एल से एल कट गया तो n माइनस 1 फॉर्मूला आ गया। 3p के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, 3p के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए 3, क्योंकि n की वैल्यू 3 माइनस में 1 n माइनस 1 तो ये आ गया 2। अब ये दो कौन कौन से होंगे, एक इसमें से एंगुलर होगा एक रेडियल होगा, वो कैसे पता लगा, सपोज पहले मैंने रेडियल चेक करा, ऐसे ही आप सबके लिए ऊपर कर सकते हो। रेडियल चेक करा 3 माइनस का 1 माइनस 1 तो ये आ गया 1, यानी एक अगर रेडियल नोड हो गया तो दूसरा तो ऑब्वियसली क्या होगा, अब एल की वैल्यू 1 है तो दूसरा तो ऑब्वियसली एंगुलर नोड होगा, तो एक नोड एंगुलर एक नोड रेडियल, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2, ठीक है। जो इसके अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, देखो ये ना कोई ऐसे कोई, देखो ये शेप जो मैंने बनाई है ना वो खुद की मर्जी से नहीं बनाई, ये यहाँ रीज़न है, ये नोड है ना पूरा, इसके अंदर भी यहाँ रीज़न है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मिले उसी हिसाब से शेप बनाते गए, ठीक है। यहाँ ये वाला हो गया, ये नोड नहीं है ये लोब्स है, जो ये नोड है ना रेडियल नोड, ये वाला नोड जो मैंने सर्कल बनाया, इसके यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये तो नोड हो गया एक, इसके अंदर थोड़ा सा रीज़न है, छोटा सा रीज़न, लेकिन इधर उधर नहीं है। और इसका जो एंगुलर नोड होगा वो ये होगा, वो ये वाला होगा, वाई जेड वाला प्लेन जो होगा नोडल प्लेन, और ये हो गया नोडल सरफेस इसका, ठीक है। तो हो गया शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो अब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। देखो डी ऑर्बिटल की ना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये शेप ध्यान रखने हैं कि देखो 5 होते हैं, हम अपने पास इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए थे, 5 आए थे, ठीक है 5, क्योंकि m की वैल्यू डी इज इक्वल्स के लिए l की वैल्यू 2 थी, 2 के लिए हमारे पास 5 आए थे, क्योंकि देखो l की वैल्यू अगर 2 है डी के लिए तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -2 -1 0 +1 +2, तो 5 आ गए ये ऑर्बिटल्स, यानी यहाँ 5 बॉक्स बनते हैं। और 5 बॉक्स कैसे कैसे ओरिएंटेट होंगे, वो ये है डी एक्स वाई में डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है। बस इनकी ये शेप्स है, ये डबल डम्बल होते हैं। बस डी जेड स्क्वायर में देखना है कि इसकी एक सर्कुलर रिंग होती है एक्स के अंदर, तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे यहाँ पे मिल सकते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी जेड स्क्वायर में, यहाँ पे भी मिलती है और एक एक्सिस पे भी मिलती है। बस अपने को इसमें ये देखना था, ठीक है। और इसमें नोट्स की बात करें, जैसे यहाँ मैं नोट्स की बात करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया 3d(x² - y² वाले का, जो कि हमारा बनता कैसे है, ये बनता है x, ये हो गया y, एक यहाँ बनेगा एक लोब यहाँ बनेगा, ठीक है। अब n-1 होता है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, तो यहाँ पे क्या होगा 3 - 1 यानी 2 नोट्स।
अब एल की वैल्यू 2 है, तो यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, एंगुलर नोड होंगे, यानी कि नोडल प्लेन होंगे। वो नोडल प्लेन कैसे कैसे होंगे, एक तो ऐसे होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर, हाँ, जो कि ये जेड वाली डायरेक्शन है, एक ऐसे होगा, यानी एक्स जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स जेड और वाई जेड के अंदर दो प्लेन होंगे, नोडल प्लेन दो होंगे। एंगुलर रेडियल नोड तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो एन माइनस एल माइनस वन, तो 3 माइनस का 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, तो सिर्फ दो नोडल प्लेन होंगे। वैसे बुक के अंदर देखो एक एग्जाम्पल दिया गया, ये वाला, इसके अंदर जो 4 लोगे वैल्यू तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बस एक आधी शेप देख लेना, और ऐसे शेप ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे ऐसे खत्म हो जाता है, ज़्यादा कुछ देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है ना, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और एनर्जी लेवल डायग्राम का जो है इसके बाद बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले हमको जो है अफबो प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, और एक हंस रूल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब अफबो प्रिंसिपल हमें कहता क्या है, एक सेकंड साइड में लगा देता हूँ। देखो अफबो प्रिंसिपल्स है हमारे पास, वो इसके ना नोट्स आपको अच्छे तरीके से मैं बना के दूंगा, पक्का बना के दूंगा, और वो अगर वीडियो आने से 1-2 दिन बाद अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके 1s2 देखो, हमारे पास जितने भी थे, हमारे पास ये वाला ऑर्डर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, आगे भी आता है ऐसे, ठीक है, 4p6 5s2 4d10 5p6 6x2, मतलब ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमें कैसे मिलता है, ये हम अब देखो, हमें कैसे पता कि 1s2 की एनर्जी कम है 2s2 से, तो ये ऑर्डर तो हमें बताता है n+l रूल, ठीक है। n+l रूल, इसको हम कहते हैं बोहर्सबरी रूल भी, बोहर्सबरी रूल, ठीक है। और इसी के अंदर लाई करता है हमारा वो प्रिंसिपल के अंडर ही ये दोनों लाई करते हैं। आप वो प्रिंसिपल हमें बताता ही है कि हमें किस प्रोसीजर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फिलअप करने हैं, किस प्रोसीजर, यानी किस, जैसे पहले 1s2 में गया, फिर 2s2 में गया, फिर 2p6 में गया, ऐसे कि एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जो है पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर फिल होगा, फिर हाइयर में, फिर उससे हाइयर में। अब लोएस्ट हाईएस्ट का कैसे हम पता करें कि कौन सा लोएस्ट कौन सा हाईएस्ट है, तो देखो n+l रूल हमारे पास इतने के लिए लगाओ, देखो 4s2 के लिए लगाया, n कितना हो गया 4, s के लिए l 0, 4 + 0 4, 3d के लिए लगाया 3 + 2, l की वैल्यू 2, तो हो गया 5। तो देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, n+l की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी उसका एनर्जी ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा, तो ये इससे पहले आ गया, ये बाद में आया 3d10, ठीक है। अब देखो मान लो अपने पास ये दो लो, 2 + 1 ये आ गया 3 n+l के हिसाब से, और 3 + 0 यह भी आ गया 3। तो इन दोनों में कैसे डिसाइड करें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसके अंदर हम देखते हैं n की, फिर हम जो डिसाइड करते हैं n के बेसिस पर करते हैं। पहले n+l लगाया, 3 आ गया दोनों का। अब कैसे डिसाइड करें, तो देखो इसकी n की वैल्यू 2 है, इसकी n की वैल्यू 3 है, तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। बस ये था अब वो प्रिंसिपल, छोटे छोटे प्रिंसिपल है। फिर आता है हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ पहले तो हम इसको जैसे मान लो 2s है 2p है, इलेक्ट्रॉन भर दिए, पहले तो इसमें फिल करेंगे, इसको फुल फिल कर दिया हमने। फिर जैसे मान लो हमारे पास यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, इसको ख़त्म कर दिया, इसको साइड में कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, और 2p अगला, तो हम कैसे फिल करें, ऐसे फिल कर दे क्या, ठीक है। वैसे तो ये सही हो गया, लेकिन मान लो मैं ऐसे कर दूँ इसको कि भाई मेरा मन किया इधर मैंने ऐसे पहले ऐसे भर दिया और एक बीच में रख दिया, नहीं ऐसे नहीं करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। पहले हम सबको हाफ फिल करेंगे हंस रूल के अकॉर्डिंग, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे फिर फुली फिल करना स्टार्ट करेंगे। हंस रूल ये कहता है बस। और एक ऑर्बिटल के अंदर और क्या कहता है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो ही अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। पहले उनको हाफ फिल करेंगे, फिर धीरे धीरे क्या उनको फुल्ली फिल करेंगे। तो बुक में भी देख लो, यहाँ हंस रूल का है, ये रहा
Hence rule of maximum multiplicity. According to this rule, electron pairing will not take place in orbital of same energy, same subshell until each orbital is singly filled और यानी कि और half filled. ठीक है, half filled now या फुल्ली फिल ना हो। देखो जैसे मान लो 2p में हम अपने को 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो ये वाला जो है ये तो गलत है, क्योंकि हम एकदम से नहीं भर सकते। पहले इसको हम ऐसे हाफ फिल करेंगे, ठीक है, और ऐसे भी गलत है, ऐसे भी नहीं फिल करना है इसको, ठीक है। सेम स्पिन के साथ पहले साथ साथ हाफ फिल करते जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जब भी बचेंगे ना तो उसको अपोजिट स्पिन के साथ जो है फिल करते जाएंगे, ठीक है। बस ये कहता है हमारे पास हंस रूल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स की। वैसे तो बुक में बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन अपने को मेन देखने 30 तक देख लो बस, और आप बुक से पढ़ भी सकते हो। मैं इसमें 2 एक्सेप्शंस है इसलिए थोड़े बहुत बता रहा हूँ। जैसे कि देखो एच के लिए 1s1 होता है, ठीक है, 1s1, क्योंकि एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 10 तक तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है, यहाँ से देख लेना एटॉमिक नंबर। हीलियम के लिए 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, ठीक है। चलते चलते नियोन 6, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 1s1 1s2, एस के अंदर 2 होंगे, फिर पी के अंदर 6 होंगे, डी के अंदर हम 10 तक कर सकते हैं। 1s1 तो एक इसके अंदर 1 हो गया, 1s2 तो यहाँ 2 कर दिए, 1s2 2p, 1s2 2s1, तो यहाँ ऐसे हमने पहले 1s को फिल किया, फिर 2s की स्टार्टिंग करी। पहले हम 1s को फिल करेंगे पूरा, ऐसे नहीं कि 1s और 2s के अंदर हाफ ऐसे करते जाए, नहीं। पहले एक और बाइट, जैसे मान लो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास 5 ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि जैसे इसके अंदर पहले इस ऐसे करेंगे, फिर इसके अंदर फिल करेंगे, फिर इसके अंदर नहीं, पहले इसको कंप्लीट कर देंगे फिर जो इलेक्ट्रॉन बचे फिर एक पूरे उस सेम सबशेल के अंदर, सेम ऑर्बिटल के अंदर फिर देखेंगे हम, ठीक है। फिर हंस रूल लगाएंगे। फिर ऐसे करते करते हमने जैसे ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4 हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ फिल है, ये थोड़ा गलती से हो गया इधर, और फिर यहाँ 1 2 3 फिर 4। पहले देखो इन दोनों में फिल कर दिया, फिर इन दोनों में, फिर 3, और फिर बचा जो 4, और फिर फ्लोरीन नियोन तक देर 1s2 2s2 2p6 के अंदर तो सारे बन जाएंगे। सब मोर एग्जाम्पल, जैसे कि आर्गन है। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, और मैं पूरी सीरीज ना लिखने के बजाय नियोन तक 10 फिल हो गए, 1s2 2s2 2p6 तक भर दिया। फिर 1s2 2s2 2p6 के बाद क्या आता है 3s2 3p6, 3s2 3p6 कर दिया। अब यहाँ पे हम फिल कर देंगे 3s2 बना के 3p6 बना के। कैसे फिल करेंगे, ये आ गया ऐसे, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। वैसे ही अब देखो K19 के लिए आर्गन तक तो हमारे 18 हो ही गया, 18 यानी कि इतने शेल्स तो कंप्लीट भरे गए, तो यानी आर्गन तक हमने रख लिया। फिर 3p6 के बाद क्या आता है 4s2, ठीक है, तो 4s वाला आता है, तो 4s1, क्योंकि एक फालतू इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4s के लिए यूँ कर दिया, ये 4s वाला है, ये 3s वाला है, ये 3p वाला है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो सीधा क्रोमियम पे आता हूँ 24, आर्गन तक 18 तक कर दिया। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक्सेप्शनल। देखो और की बात की आप कर लोगे Zn की, ये तो सिंपल है पूरे, ठीक है, ये सिंपल है। कॉपर और क्रोमियम ये दोनों एक्सेप्शनल केस है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे एक्सेप्शनल है। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 के अंदर आर्गन, और ये 3d5 4s1 हो गया है, और ये कॉपर 29। अब देखो क्रोमियम के अंदर जो हमारा, देखो 4s पहले आता है 3d, ये मैंने यहाँ बाद में लिख दिया क्योंकि बुक में भी लिखा हुआ था। आप चाहे 4s को पहले लिख दो क्योंकि इसकी एनर्जी इससे तो कम है, इसको बाद में लिख दो। यानी इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी, आर्गन तक, फिर 4s2 3d4 3d4 ऐसे होना था, ऐसे होना था 4s2 3d4। क्रोमियम की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो 4s की एनर्जी कम है 3d की, तो पहले 4s में जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिए 4s के अंदर। मेरे पास आर्गन तक फिल करने के बाद, यानी कि मेरे पास 3p6 तक 4s2 तक फिल करने के बाद, अरे यार आर्गन जो हमारे पास 3p6 तक सारे ऑर्बिटल भर दिए मैंने, फिर 3p6 के बाद मेरे पास है ना 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो मैंने ये ना पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी क्रोमियम की, सब भर दिया मैंने, ये तो हो गया आर्गन का, ठीक है, इसको भूल जाओ एक बार। अब हंट्स रूल या आफबो प्रिंसिपल जो भी मैं लगाऊं,
उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले तो 4s2 में, क्योंकि मेरे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और बच के 6 इलेक्ट्रॉन और बच के, ठीक है। तो अब ये मैंने भर दिया, क्योंकि 18 तो यही हो गए ना, 18 हो गया, 18 से 24, 24 एटॉमिक नंबर होता है। 4s2 में भर दिए, ठीक है। हाँ, सब हैंड्स रूल लगाया। फिर बचे कितने मेरे पास, बचे मेरे पास 4। तो मैं 1 2 3 4। अब एक्चुअल तो ये होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऐसा हमारे पास जो है ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है कि 4s के अंदर तो 1 होता है और 3D के अंदर 5 हो जाता है। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको देखो इधर ये फुल एक हमारे पास जो है ना स्टेबल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, एक होते हैं हाफ फिल्ड, ठीक है, कि इसके अंदर सब हाफ फिल्ड है। फुल फिल और हाफ फिल सबसे स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ फुल फिल है, ये वाला तो हाफ फिल भी नहीं है पूरा, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। फर्स्ट केस ले लिया, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। अब मैं इसको जंप करवाने के बाद लेता हूँ, ठीक है, ये जंप करवाया मैंने, यहाँ पे एक थोड़ा डॉटेड बना देता हूँ। ये जंप कराने के बाद इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हाफ फिल हो गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया, ये भी पूरा हाफ फिल हो गया, यानी ये भी स्टेबल हो गया। तो देखो सेकंड केस के अंदर दोनों हाफ फिल है, यानी कि स्टेबल स्टेबल मिलके मोर स्टेबल, इसके अंदर स्टेबल और अनस्टेबल मिलके थोड़ा लेस स्टेबल। तो हम एटम जो है, ठीक है, एलिमेंट जो है वो तो स्टेबल रहना चाहता है, इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए ये जो जंप कर जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका रीज़न ये देंगे अपन। अब एफ के लिए 6, वैसे ही कॉपर के लिए अब 29 देख लो। तो देखो अब यहाँ 4s2 होना चाहिए, 3D 9 होना चाहिए, 4s2 होना चाहिए और 3D जो है 9 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये फुलफिल और ये तो फुलफिल भी नहीं है पूरा, ठीक है। फर्स्ट केस में ये फुलफिल स्टेबल, फुलफिल नहीं है अनस्टेबल। सेकंड केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करा है तो ये हाफ फिल स्टेबल, ये हाफ फिल बन जाएगा और ये फुल्ली फिल बन जाएगा तो ये भी स्टेबल। तो इसलिए कॉपर में भी एक्सेप्शन है, जिंक तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ख़त्म हो गई। अब देखो मैं ना एनर्जी लेवल डायग्राम बुक से करा देता हूँ, इसके नोट्स मैं आपको अच्छे से दूंगा, इसके अंदर भी अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सिर्फ एनर्जी लेवल डायग्राम के अंदर क्या देखना है अपने को, एक तो अपने को देखना है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और देखो मैंने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के n+l रूल के अकॉर्डिंग आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन का देख लो, इंक्रीजिंग एनर्जी n+l रूल से बताई थी, 1s 2s 2p 3s 3p, कैसे कैसे n+l रूल लगाया। तो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है इसकी, ठीक है। 1s के अंदर 1 होता है, तो ऐसे ऐसे बस एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई गई है इसके अंदर, ठीक है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जो है सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ही जो होगा ना वो अप्लाई करेंगे। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 1s यहाँ आ गया, एन की वैल्यू 2 के लिए 2s और 2p के अंदर आप देखो इन दोनों की एनर्जी सेम है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है। 2s और 2p के अंदर देखो ये 2s और 2p की एनर्जी 2s की कम है, 2p की ज़्यादा है। तो नहीं आप वो प्रिंसिपल के अंदर जो n+l रूल हम लगाते हैं, बोर्सबरी रूल है, कि वो तो सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो एक लिमिटेशन ये भी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की कि ये सिर्फ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए होगा, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ऑफ-बाउ प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते, ना कोई n+l रूल की बात करती है इसके अंदर। तो यहाँ 2s 2p एनर्जी सेम होती है, वैसे 3s 3p, यानी कि जो 333 वाले हैं, ठीक है, sp_d और सेम शेल वाले सेम ऑर्बिट के अंदर जितने भी हमारे सब शेल्स होते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, वैसे इसके अंदर। और लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता, इसके अंदर जो एनर्जी बढ़ती रहती है, ठीक है। और ये जो है एनर्जी ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है, इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न ये है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ देखो कि यहाँ पे कहा गया है कि इन अदर वर्ड ओवर द सब शेल्स इन अ गिवन प्रिंसिपल शेल एसपीडी। इसका मतलब है कि मान लो सेम अपने पास n की वैल्यू कोई एक फिक्स है 3 ले ली, तो 3 के अंदर जितने भी सब शेल्स होंगे, एक प्रिंसिपल शेल ले लिया, एक प्रिंसिपल शेल ले लिया अपने को फिक्स n की वैल्यू 3 के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जितने भी सब शेल्स होंगे ना उनकी सेम एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, सेम एनर्जी, देखो सेम एनर्जीज, ठीक है। तो इसलिए सेम है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई भी प्रिंसिपल उसमें कोई यूँ नहीं है कि हमने एक फिक्स प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर ले लिया, यानी कि फिक्स प्रिंसिपल शेल ले ली, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को शेल देता है, ठीक है। तो उसके अंदर जितने भी सब शेल्स होगी ना उसकी एनर्जी सेम नहीं होगी, उसके अंदर हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं आगे, लेकिन इसमें तो बात नहीं है क्योंकि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल अगला टॉपिक है, ठीक है। तो अब ये होता है, ठीक, इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। बस आपको एक रीज़न याद करना है क्यों शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। एक ही बात है कि जो एसपीडीएफ जो है ना
इनर जैसे ये S है, ये P है, ये D है और यह इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ चार्ज है न्यूक्लियर, ये बाउंड करके रखा हुआ है फिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये SPDF के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इनको और पुश करते हैं आगे की तरफ, और ज़्यादा पुश करते हैं, रिपेल रिपेल करके इनका जो है ना इनके बीच की इंटरेक्शंस को कमज़ोर कर देते हैं, वीक कर देते हैं। इसको शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। हालांकि डी की पुअर पेनिट्रेशन की वजह से इतना ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन S और P भी तो है ना। तो इसको ऐसे स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जो है प्रॉपर नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से। इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन में फिर डिफरेंस क्या होगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन ओनली, ठीक है, सिर्फ एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। एल की वैल्यू पे हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी लेवल्स डिसाइड नहीं करते हम, बिल्कुल डिसाइड नहीं करते, क्योंकि जब बात ही साफ होगी SPDF यानी कि जो एल की वैल्यू 0 1 2 3 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वहाँ जब N+L रूल लगाना ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं सिर्फ NN बना लगाना है, वहाँ L का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है। और अगर L का जिक्र ही होता, अपने को जिक्र करना ही होता, ठीक है, तो हम फिर अलग अलग एनर्जी लेवल नहीं होते फिर, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम एल की वैल्यू के हिसाब से कोई डिसाइड नहीं करते, लेकिन एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ N एंड L, क्योंकि यहाँ पे हम बोल्ट्जबरी रूल लगाते हैं। All orbital of a particular energy level have same energy और degenerate, यानी degenerate का मतलब ये होता है कि सेम एनर्जी होती है, ठीक है। PX, PX, PY, PZ या 3S, 3P, 3D सबकी जो है ना सेम एनर्जी होती है, लेकिन और ऑर्बिटल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एनर्जी डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, आर नॉट डीजेनरेट, ठीक है, सेम एनर्जी के नहीं होते। देयर इज नो शील्डिंग इफेक्ट इवॉन, देयर आर शील्डिंग इफेक्ट इन्वॉल्व ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू आउटर इलेक्ट्रॉन। ये होगी इनर इलेक्ट्रॉन SPDF के अंदर, ये आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये शील्डिंग इफेक्ट हो गया या स्क्रीनिंग इफेक्ट कह दो। सो यहाँ पे चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तो हम थे यहाँ पे इस जो मैंने साइकिल सी बताई थी इसके ऊपर। तो देखो मैंने इतना बता दिया था कि जो यहाँ पे Na सॉलिड है उसको सब्लिमेशन एनर्जी देंगे ताकि वो गैसियस फॉर्म में आ जाए। सब्लिमेशन एनर्जी दी जाती है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर गैसियस, अब ये जो सोडियम है गैसियस स्टेट में आ गया। गैसियस स्टेट में आने के बाद इसको हमें गैसियस कटायन बनाना है, कटायन यानी कि प्लस चार्ज लाना, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी देंगे, वो भी देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो ये बन गया पॉजिटिव। अब आते Cl की साइड में, जो इस जैसे यहाँ Cl2 है, हमें चाहिए एक Cl, तो Cl2 को Cl में बदलने के लिए यानी बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा Cl के बीच का, तो हम देते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 किस लिए, क्योंकि यहाँ हाफ मोल है, ठीक है, हाफ मोल के लिए तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया क्लोरीन गैसेस में, ये तो गैसेस में था ही ऑलरेडी, ये भी एनर्जी देनी पड़ती है इसलिए प्लस। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर जैसे जो एक देखो गैसियस एटम यानी कोई भी एटम अपना पहला इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है ना तो वो खुद से करता है, ठीक है, उसको कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। जब सेकंड अपने अपने को जब सेकंड इलेक्ट्रॉन उसको गेन करवाना है तब एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एंडोथर्मिक भी हो सकती है एंड एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। इसका आगे एग्जांपल मिलेगा उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए माइनस का। तो हमारे पास ये आ गया, ये भी गैसेस अनायन बन गया। अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो यहाँ से लैटिस एनर्जी निकलेगी तो माइनस का, और फिर यहाँ पे से भी NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब थर्मोडाइनमिक्स के अंदर एक लॉ था, हेस लॉ, बुक में नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ कि देखो ये हेस लॉ क्या कहता है कि या तो हम कोई भी रिएक्शन डायरेक्ट वे से देखें या उसको एक इनडायरेक्ट देखें, ठीक है। ये तो कि डायरेक्ट की सीधी सीधी या कोई रिएक्शन की हीट देख लो या एनर्जी देख लो जो भी रिलीज हो रही है, और जो हम एक साइकिल के रूप में इनडायरेक्टली अगर हम वही रिएक्शन करते हैं तब जो टोटल हीट या एनर्जी जो उनका सम आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन हुई वो सब्लिमेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस प्लस प्लस, और यहाँ माइनस या माइनस, क्योंकि ये दोनों एनर्जी रिलीज हुई थी। तो ये ऐसे इक्वेशन होनी, ये बॉन्ड है पर साइकिल। इससे लैटिस एनर्जी कैसे निकल जाएगी, हमको इन सब की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर न्यूमेरिकल होगा तो उसके अंदर वैल्यूज दी होगी इनकी, ठीक है, किसी की भी
एक की वैल्यू पूछ लेगा, बाकी की दे देगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फजांस रूल के बारे में। फजांस रूल जो है ये अपना आखिरी टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट और है। तो फजांस रूल्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत पोलराइजेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले फजांस रूल बताता है क्या हमको। फजांस रूल हमें बताता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड के अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है कि नहीं। क्योंकि हमारे पास कोई भी आयनिक सॉलिड 100% या आइडियल आयनिक सॉलिड नहीं होता। वो उसके अंदर कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 100% आयनिक नहीं हो सकता। अब आयनिक करेक्टर हमें जो है फजांस रूल बताता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि हमें कोई क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट नहीं बताता। यानी कि यूँ नहीं बताता कि जैसे मान लो 40% कोवेलेंट है तो 60% आयनिक है कोई भी कंपाउंड। कोई भी ऐसे परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं देता, एक एस्टिमेशन दे देता है कि हाँ इसके अंदर कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है आयनिक से या आयनिक करेक्टर ज़्यादा है कोवलेंट से, बस ऐसे बताता है हमें। तो कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड हमें बताता है फजांस रूल। ये डिपेंड किस पे करता है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, ये दो टर्म पढ़ते हैं। तो देखो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी होता क्या है, उस इससे पहले हम पढ़ते ही हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एनायन और कटायन, अब ये आता क्यों, कोवलेंट कैरेक्टर आता क्यों है। तो देखो ये कटायन हो गया प्लस, कटायन छोटा होता है एनायन बड़ा होता है इसलिए यहाँ माइनस। अब क्योंकि ये प्लस है तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टोर्ट करता है, यानी कि अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ही अपने जो है एक्चुअल शेप से थोड़ा सा अलग हो जाता है अनायन, ठीक है। इसी की वजह से जो हमारे पास क्या मिलता है, हमको कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है। देखो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनायन टुवर्ड्स पॉजिटिव कटायन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। जो ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ये डिस्टोर्ट हो रहा है अपने एक्चुअल शेप से, तो इसी को पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इट गोज ड्यू टू, अब पोलराइजेशन से होता क्या है, पोलराइजेशन की वजह से जो है पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाता है और कटायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कम हो जाता है। क्योंकि इसका थोड़ा देखो, इसके थोड़े इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलकर न्यूट्रल हो गए तो इसका भी तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और इसके अंदर थोड़े बहुत ही इलेक्ट्रॉन बचे इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया। अनायन कटायन का नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इनके बीच आयनिक बॉन्ड जो है थोड़ा वीक हो गया, ठीक है, एक्चुअल कंपाउंड से, ठीक है। मतलब उसके अंदर आयनिक बॉन्ड के साथ साथ थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगा, ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से। अब पोलराइजेशन जो है ज़्यादा होगा तो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर अगर लेस पोलराइजेशन होगा तो उतना आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। ये जो मेन पॉइंट है। अब एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर। पोलराइजेशन कब कितना होगा वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो देखो जितना ज़्यादा कटायन की पावर होगी अपनी तरफ, यानी जितना ज़्यादा कटायन स्ट्रोंग होगा वो उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ एनायन को पोलराइज करेगा, डिस्टोर्ट करेगा उसके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कैटायन की उसको कहते हैं पोलराइजिंग पावर। और सेकंड पॉइंट जो अनायन की ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है, टू गेट पोलराइज्ड बाय कैटायन। तो उसका अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मतलब कि मान लो अनायन और पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, तो बहुत ज़्यादा डिस्टोर्शन होने हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अनायन की वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। यहाँ ससेप्टिबिलिटी फिजिक्स की टर्म के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ समझ लो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी, एबिलिटी। अब हाउ दिस पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू कैटायन एंड एनायन, ठीक है। अब ये पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर ये भी तो मतलब फजांस रूल हमें मेन बताता है कि ये दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। कटायन कैसे जब बड़ा होगा छोटा होगा उसके साइज पे उसके चार्ज पे कैसे ये चीज़ें वेरी करेंगी, वो हमें बताता है फजांस रूल, ठीक है। और फजांस रूल अगर ये बताता है तो इन्हीं पे तो हमारा जो कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है, इसी पे तो यानी पोलराइजेशन डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन पे ही कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड कर रहा है। तो फजांस रूल हमें कोवेलेंट कैरेक्टर बता रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें साइज ऑफ कटायन, जितना ज़्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ साइज देखो,
साइज स्मॉल क्यों, मान लो एक साइज यूं है, एक यहाँ 5, मान लो 5 पॉजिटिव है इधर, ठीक है, तो 5 पॉजिटिव यहाँ फैले हुए हैं, लेकिन यहाँ 5 पॉजिटिव एकदम गांठ मार के एक साथ है, ठीक है, तो इनकी जो है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह नहीं करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे साइज छोटा होगा तभी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, तो ये ट्रेंड इसके अकॉर्डिंग है, साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, बीई का साइज छोटा होता है मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, स्ट्रोंडियम से, और चार्ज ऑन कटाइन। अब देखो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर और मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला देख लो, Na+, यहाँ पे 2+, यहाँ 3+ है, तो Al3+ ज़्यादा जो अच्छे से पोलराइजिंग पावर इसकी ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट है लार्जर साइज ऑफ अनायन। अनायन का जितना ज़्यादा लार्जर साइज होगा, एक तो देखो ऐसे है अनायन और एक ऐसे है, तो वैसे आयन होता तो बेसिकली एक एटम ही है, तो उसका भी कोई ना कोई न्यूक्लियस होता होगा अनायन का, या मैं बीच में पॉजिटिव दिखा रहा हूँ सिर्फ, यानी अनायन का ये न्यूक्लियस है। यहाँ मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लो 4 है, तो ये 4 इसके पास पास है, यानी कि ये आपस के अंदर इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर जो मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इससे दूर है थोड़ा, तो इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होगा, तो यानी कि जितना ज़्यादा लार्जर साइज होगा ना इनका, उतनी ज़्यादा मोर पोलराइजेबिलिटी होगी, यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड होगा इसलिए अच्छे से डिस्टॉर्ट हो सकता है। कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा। और फोर्थ पॉइंट है मोर चार्ज ऑन अनायन। जितना ज़्यादा चार्ज उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है द कटायन हैविंग 18। अब ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा सा पॉइंट है कि अगर किसी भी अनायन के अंदर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक है, आपको कंपेयर करने दे दे कोई भी 2 आयंस, उसमें आपको पूछे कौन ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, तो मान लो आपने उन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी और जिसकी सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन वाली, यानी कि जिसके सभी जो एकदम फिल हो, NS2, NP6 और ND10, मतलब कुछ इस टाइप की, ठीक है। अब वो चाहे मतलब कंप्लीटली फिल होना चाहिए पूरे के पूरे, तो जो उसमें डायरेक्ट टिक कर देना कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, बस यही था। जैसे कि सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे होती है, NS2, NP6, ND10। एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉपर ले लिया, कॉपर प्लस के अंदर लास्ट में आता है 3s2, 3p6, 3d10, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d, 3p6, 3d10, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे पहले वाले चैप्टर में बताई हुई है। अब सिमिलर फॉर Ag+, Au+, इसके अंदर 4s2, 4p6, 4d10 आता है, 5s2 Au+ के अंदर 5s2, 5p6, 5d10 आता है, तो ये सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है इनके अंदर, इसलिए इनका कोवेलेंट कैरेक्टर एज़ कम्पेयर टू अगर इनके कंपैरिजन में आपको कोई और दे तो इन पे टिक होगा कि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। अब ये आगे थोड़ा सा Ag यानी कि सिल्वर हाइलाइट्स के थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है। क्या केस है कि रीज़न फॉर लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर हाइलाइट्स। देखो कोई भी और हाइलाइट्स लेते हैं हम, जैसे कि AgCl, AgBr, AgI के अलावा जैसे कि NaCl ले लो, तो NaCl जो वो तो आयनिक सॉलिड्स तो हमेशा बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं, वाटर ले लो या कोई भी पोलर सॉल्वेंट ले लो, लेकिन ये AgCl, AgBr ये क्यों नहीं है, ठीक है, ये क्यों नहीं है, इनकी तो लेटिस एनर्जी, जैसे कि देखो ये यहाँ पे क्या है, इधर एक्सप्लेन किया गया कि जैसे कोई भी कंपाउंड जो है लो सोल्यूबल मान लो क्यों होगा, ठीक है, लो सोल्यूबल क्यों होगा, उसका एक रीज़न हम बता सकते हैं कि ठीक है उनकी लेटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है सोल्वेशन एनर्जी से, या आप कह सकते हो हाइड्रेशन, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा होनी चाहिए, सो कम होनी चाहिए लेटिस एनर्जी, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेटिस एनर्जी से, तभी वो जो कंपाउंड होगा या सॉलिड होगा वो उसके अंदर डिसॉल्व होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर लेटिस एनर्जी ज़्यादा हुई उसी की कंपाउंड की तो फिर वो क्यों डिसॉल्व होगा उसके अंदर, ठीक है। ये तो इसका रीज़न, ये कंपाउंड को छोड़ो, ठीक है, छोड़ो। अब ये देखो सिल्वर हाइलाइट्स है,
सिल्वर हाइड्राइड AgCl AgBr Ag ये तो आयनिक है। ऊपर बात तो हम जो ये क्या नाम अपने इनकी कर रहे थे, अलग कंपाउंड की, ये तो आयनिक है। तो आयनिक क्यों नहीं होगा, ये क्यों डिजोल्व हो रही, इन ये लो सोल्यूबल क्यों है? इसका रीज़न है, देख, और इसके अंदर तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, ठीक है, जैसे कि और जैसे कि एज दैट ऑफ अदर एल्कली मेटल हैलाइड्स, ठीक है। अब इसके बिहेवियर में चेंज क्यों हुआ, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, Ag+ यानी सिल्वर हेल एक कैटायन की जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो 4d10 आ रहा है, या मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4s2 4p6 4d10 आ रहा है। अगर 4d10 आ रहा है तो इसके अंदर देखो मैंने आपको बताया सूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा है, तो इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया, ठीक है। एक रीज़न तो यही हो गया, और कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो उसके बॉन्ड टूटेंगे नहीं पानी में डालने से, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो है, दो चार्ज जब आपस में चिपकते हैं ना अपोजिट, तब लगते हैं डाइलेक्ट्रिक, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर नहीं लगती डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस एक तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एक रीज़न तो बताते नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक रीज़न क्या है कि जो इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट में डी इलेक्ट्रॉन है, जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पुअर पेनिट्रेशन की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम शो करते हैं। मैंने क्या कहा, पुअर पेनिट्रेशन की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम शो करते हैं। अपने SP जो होते हैं ना, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा शो करते हैं। सपोज यहाँ S है, यहाँ P है, यहाँ मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस है जी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले इलेक्ट्रॉन को और पुश करते हैं और रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ मान लो S आ गया, यहाँ P, यहाँ D आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो डी है ना, पुअर पेनिट्रेशन की वजह से जो इसको धकेल नहीं पाते इतना अच्छे से, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है लगभग, यानी वो स्ट्रोंग ही रहता है। इसके अंदर वीक हो जाता है, पी वाले केस के अंदर वीक हो जाता है, क्योंकि जो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है डी के मुकाबले, लेकिन डी का इतना नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज उसको उस पर बना रहता है। यानी कि हाई न्यूक्लियर चार्ज हो गया, यानी कि इस Ag+ के ऊपर चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो गया, अट्रैक्शन वाला चार्ज, तो वो ज़्यादा डिस्टोर्ट करेगा अपनी तरफ, इसीलिए जो कोवलेंट कैरेक्टर इसकी वजह से भी ज़्यादा होगा, इसीलिए सॉल्यूबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म।